नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में पिछली क्लास में राजस्थान के जो खनन वाला टॉपिक था, खनिज, वो अपन ने पूरा कर लिया था। आज की क्लास में अपन जो देखने जा रहे हैं वो है राजस्थान के उद्योग। क्या देखेंगे अपन आज? अर्थात इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान, इसके बारे में आज की क्लास में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, कुछ टॉपिक है जिनके बारे में सजेशन देता हूं कि आप हमेशा सीरियस होकर पढ़ो। एक तो होता है मिनरल्स, एक होता है एनर्जी और एक होता है इंडस्ट्री। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में सिलेक्शन करवाते हैं। लगभग पढ़ने में इनको जोर सा आता है, लेकिन क्योंकि फैक्ट ज्यादा होते हैं, ठीक है, अगर फैक्ट ज्यादा होते हैं इसलिए अपने को क्या आता है इनको पढ़ने में जोर, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से आते हैं। तो इस क्लास में अपन जो देखने जा रहे हैं वो राजस्थान के जो उद्योग है वो औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां, उसके बाद अपन देखेंगे इसमें पॉलिसी के तहत उद्योगों के प्रकार और उनकी परिभाषा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो राजस्थान की जीडीपी है उसमें उद्योग का हिस्सा, फिर जीएसवीए में उद्योग का हिस्सा, उसके बाद अपन देखेंगे वृद्धि, ग्रोथ। क्या देखेंगे? ग्रोथ की इसमें कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र में। उसके बाद फिर अपन देखेंगे आईआईपी, अर्थात औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अर्थात इसके आधार पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बजट के आधार पे, और इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर अपन देखेंगे एड कोर इंडस्ट्रीज। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं एड कोर इंडस्ट्री के बाद, तो अपन देखेंगे एक्सपोर्ट, राजस्थान से निर्यात कितना हुआ है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज पॉलिसी, अर्थात औद्योगिक नीतियां। क्या देखेंगे अपन? औद्योगिक नीतियां, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे केंद्र सरकार के उपक्रम जो राज्य में स्थापित है, केंद्र सरकार के उपक्रम। और उसके बाद अपन देखेंगे चीनी उद्योग। आज की क्लास एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आपके लिए और आपके जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आप इस क्लास को लास्ट तक देखोगे और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। अगर अपन बात करते हैं उद्योग की, अगर अपन बात करते हैं तो उद्योग की दृष्टि से जो राजस्थान जो है भारत का पिछड़ा हुआ राज्य है। राजस्थान भारत का पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, लगभग 10वीं रैंक है। कौन सा स्थान है राजस्थान का उद्योगों की दृष्टि से? 10वां स्थान है। अब अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक जो
औद्योगिक इकाइयां हैं वो कहां पे हैं? अगर सर्वाधिक देखते हैं अपन तो सर्वाधिक है जयपुर एंड दूसरा जो नाम आता है अपने अलवर का। अगर न्यूनतम देखते हैं तो जैसलमेर। ठीक है, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहां पे है? जयपुर और अलवर। उसके बाद में न्यूनतम कहां पे है? जैसलमेर में। अच्छा, पंजीकृत इकाइयां, न्यूनतम ये तो बिल्कुल न्यूनतम है, लेकिन अगर पंजीकृत इकाइयां देखें न्यूनतम इकाइयां तो ये कहां पे है? ये भी जैसलमेर में। उसके बाद करौली। जो पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं सबसे कम जैसलमेर में और उसके बाद करौली में। राजस्थान के कुछ जिले हैं जिनको शून्य उद्योग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। शून्य उद्योग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो है जैसलमेर, बाड़मेर एंड सिरोही। इनको क्या जाना जाता है? शून्य उद्योग प्रदेश के नाम से भी इन जिलों को जाना जाता है। अगर अपन देखते हैं अलवर के विषय में बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक इकाइयां कहां पे हैं? जयपुर में। लेकिन अलवर की अगर अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक वृहद इकाइयां ये कहां पे है? तो अलवर में। इस प्रकार अपन देखते हैं। और एक शहर है राजस्थान का कोटा। कौन सा शहर है? कोटा। कोटा को राजस्थान की क्या कहा जाता है? राजस्थान की औद्योगिक नगरी। क्या कहते हैं कोटा को? राजस्थान की औद्योगिक नगरी। क्योंकि यहां पे प्रारंभिक जो विकास था उसका उद्योग का क्या हुआ था? यहां पे तीव्र विकास। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक नगरी बोला जाता है। देखो, उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य, लगभग 10वां स्थान है। औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक कहां पे? जयपुर एंड अलवर में। लेकिन अगर वृहद इकाइयां देखनी है तो कहां पे होंगी? अलवर। अलवर का भी अगर सेक्टर देखे प्रॉपर तो ये कहां है? प्रॉपर लोकेशन देखिए तो भिवाड़ी। कहां पे है? भिवाड़ी में। न्यूनतम कहां पे है? जैसलमेर में। पंजीकृत न्यूनतम कहां पे? जैसलमेर एंड करौली में। शून्य उद्योग प्रदेश कहां पे है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही। कोटा में उद्योग का तीव्र विकास हुआ, इसलिए कोटा को क्या कहते हैं? राजस्थान की उद्योग नगरी। और उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। जिला उद्योग केंद्र। अब ये फैक्ट है, इनको मैं ओनली लिखवा सकता हूं, याद कैसे करूं? ठीक है, इनको बार बार पढ़ना होगा। और उप केंद्र कितने हैं? उप केंद्र की अपन बात करते हैं तो ये 8। देखो, औद्योगिक नगरी कोटा, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर एंड अलवर। वृहद औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक अलवर। अलवर का भी प्रॉपर स्थान भिवाड़ी। न्यूनतम जैसलमेर। पंजीकृत न्यूनतम जैसलमेर एंड करौली। शून्य उद्योग प्रदेश जैसलमेर, बाड़मेर एंड सिरोही। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। और जिला उद्योग केंद्र कितने? 33। उपकेंद्र कितने हैं? 08। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो एमएसएमई नीति से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? एमएसएमई नीति। कौन सी नीति? दो 2022। कब से लागू हुई? तो सितंबर
2022। इस नीति में क्या प्रावधान किया गया था कि जो महिला है, SC है, ST है और निःशक्त जन, इनके लिए क्या किए गए थे, किए गए थे विशेष प्रावधान। MSME का अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसके तहत उद्योगों को कितने श्रेणी बांटा गया है, 3 प्रकार के। इस नीति के तहत उद्योग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, पहली कौन सी है, अगर अपन पहली की बात करते हैं तो एम से माइक्रो, मतलब अति लघु। ठीक है, दूसरी है स्मॉल, मतलब लघु। तीसरी है मीडियम, मीडियम का मतलब मध्यम। इस प्रकार कितने प्रकार के बांटे गए हैं, 3 प्रकार के, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इनकी परिभाषा दी गई है किसके आधार पे, निवेश एंड टर्नओवर के आधार पे। किसके आधार पे, निवेश, कितने का निवेश हो और कितने का टर्नओवर हो, निवेश। तो दूसरा शब्द आता है इसमें टर्नओवर। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करते हैं किसके आधार पे, निवेश के आधार पे। ठीक है, माइक्रो और लघु की बात अगर अपन करते हैं, माइक्रो और लघु में निवेश कितना होना चाहिए, इसकी बात करते हैं तो 1 करोड़ से 1 करोड़ तक। कितने तक का निवेश होना चाहिए, 1 करोड़ तक। फिर निवेश कितना, 1 करोड़, और प्रॉफिट कितना, तो 10 करोड़। कितना, 10 करोड़। फिर निवेश कितना, 1 से 10 करोड़, 1 से लेके 10 करोड़ तक। ये कितना, 50 करोड़, अर्थात 10 से लेके 50 करोड़, 10 से लेके 50 करोड़। उसके बाद मीडियम के लिए शर्त थी कि 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक, और इसमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक। इस प्रकार जो उद्योग थे इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, इस प्रकार उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। 1 करोड़, एक से इसके अंदर जो प्रॉफिट था वो था 5 करोड़। कितना करोड़, 5 करोड़। ठीक है, इस प्रकार माइक्रो या अति लघु में 1 करोड़ का निवेश होना चाहिए, 5 करोड़ का क्या होना चाहिए, फायदा या टर्नओवर। उसके बाद स्मॉल या जो लघु उद्योग थे उसमें 1 से 10 करोड़ का निवेश होना चाहिए और 5 से 50 करोड़ का क्या होना चाहिए, टर्नओवर। और मीडियम या मध्यम जो लघु उद्योग थे, मीडियम जो उद्योग थे उसमें होना चाहिए 10 से 50 करोड़ का तो निवेश होना चाहिए और 50 से 250 करोड़ का क्या होना चाहिए, उनका टर्नओवर होना चाहिए। इससे जो ऊपर वाले थे 50 करोड़ से निवेश कितना हो, 50 करोड़ से ऊपर, और टर्नओवर कितना हो, 250 करोड़ से ऊपर, उन सबको कहा गया था वृहत उद्योग। ठीक है, एमएसएमई नीति कब आई थी, सितंबर 2022 में। अगर इसकी प्रॉपर डेट भी देखना चाहे तो 17 सितंबर 2022 को आई थी। इससे पहले भी एमएसएमई पॉलिसी आ चुकी थी, वो आई थी 2015 में। कब आई थी, 2015 में, जिसको अपन खनिज नीति में पढ़ेंगे आगे। कब आई थी वो फर्स्ट, तो फर्स्ट आई थी 2015 में।
आई होप चीजें आपकी समझ में आ रही होगी और आप इनको अच्छे से याद भी करोगे। एमएसएमई पॉलिसी 2022 17 सितंबर 2022 से लागू हुई थी। महिलाओं के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए और निःशक्त जनों के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए थे। उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, निवेश और टर्नओवर के आधार पे। ये ध्यान रखना, किसके आधार पे बांटा गया था 3 श्रेणियों में? निवेश एंड टर्नओवर के आधार पे। उसके बाद में 3 श्रेणियां कौन सी थी? तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, अति लघु, लघु एंड मध्यम। टर्नओवर अति लघु के लिए 1 करोड़ से निवेश 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। लघु के लिए 1 से 10 करोड़ का निवेश चाहिए और 5 से 50 करोड़ का क्या चाहिए? टर्नओवर। और फिर इसमें क्या था मध्यम के लिए कि 10 से 50 करोड़ का तो निवेश चाहिए और 50 से 250 करोड़ का क्या चाहिए? टर्नओवर। और फिर 50 से करोड़ से ऊपर वाले और 250 करोड़ से ऊपर वाले किसमें आ जाएंगे? वराहत में। ये इस पॉलिसी में था। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपने पास एक शब्द आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जिनका उद्देश्य ओनली आजीविका चलाना होता है, अर्थात ऐसे उद्योग जिनकी या जिनका उद्देश्य आजीविका चलाना होता है। ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना का उद्देश्य ये होता है कि अपना भरण पोषण हो जाए, आजीविका चल जाए। इसमें कोई बड़ी विशाल तकनीकों का उपयोग नहीं होता, लगभग लघु से भी लघु या अति लघु तकनीक है द्वारा, जिसमें हस्तशिल्प प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है? आजीविका चलाना। ठीक है, ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जो उद्योग है, यहां से क्वेश्चन बने जाते हैं। अपने सामने 3 फैक्ट आते हैं, जो जीडीपी होती है, एक जीएसवीए होता है और एक तो होता है जीडीपी। ठीक है, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक उत्पादन, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। एक होता है जीएसवीए, यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एड, मूल्य वर्धन। ठीक है, इस प्रकार 2 चीजें होती है। इन दोनों की गणना एक तो होती है स्थिर कीमतों पर और एक होती है प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, स्थिर कीमतें कब की ली जाती है? तो उनका जो सन होता है वो होता है 2011 और 12। प्रचलित कीमतें अभी की 2023 और 24। ठीक है, इसमें अपने जो उद्योग है इसका कितना योगदान रहा है, जीडीपी पे कितना हिस्सा रहा है, इन सब पे अपन अब इस क्लास में देख रहे हैं। अगर जीडीपी की बात करते हैं तो 2.33 लाख करोड़, ये तो है उद्योग की जो हिस्सा है जीडीपी में, कितना है? 2.33 लाख करोड़। उसके बाद अगर अपन प्रचलित की बात करते हैं तो 4.03 लाख करोड़। ठीक है, अगर इसकी वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि जो है इसमें है 29 जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है उसमें है 29.84%। किस पे है? स्थिर कीमतों पर।
और अगर बात करते हैं अपन इसकी तो 28.41%, सो 21% क्या है इसका राज्य की जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसमें योगदान है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं इसमें वृद्धि वृद्धि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वृद्धि की, तो इसमें 12.43% क्या हुई है वृद्धि स्थिर कीमतों पे, और 15.06% वृद्धि हुई है प्रचलित कीमतों पर। इन आंकड़ों को सीधा सीधा देखें तो स्थिर कीमतों पर 2.33, 4.03, ये दोनों किसमें है तो लाख करोड़ में। उसके बाद जीएसवीए में देखें तो 29.84, इधर देखें तो 28.21, इधर वृद्धि देखते हैं तो 12.43, और इधर देखते हैं तो 15.06%, ये दोनों प्रतिशत में है, ऊपर वाले लाख करोड़ में। ये वाला आंकड़ा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है तो जीडीपी, ये क्या है तो जीएसवीए, ये क्या है तो इसकी ग्रोथ। ये किसकी बात कर रहे हैं तो 2011-12, ये किसकी बात कर रहे हैं तो 2023-24। दो तरह से आंकड़े निकाले जाते हैं, एक तो होते हैं स्थिर कीमतों पर, एक होता है प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, प्रचलित कीमतों का जो आधार वर्ष है वो 2023-24 है। ठीक है, तो जीडीपी 2.33 लाख करोड़ है, और स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर 4.3, लगभग डबल। जीएसवीए वो कितना है 29.84% है, और प्रचलित कीमतों पे 28.21%। वृद्धि कितनी हुई है तो स्थिर कीमतों पर 12.43 और प्रचलित कीमतों पर 15.06%। आयोग चीजें समझ में आई होंगी। ये किसका योगदान है उद्योग का, किसका योगदान है उद्योग का। अब उद्योग जो है इसको भी उप क्षेत्रों में बांटा गया है, विनिर्माण, निर्माण एंड खनन, तो उसका भी अपन देख लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब जो उद्योग है, उद्योग के जो उपक्षेत्र है, वो उद्योग को जैसे अपन ने अभी देखा ना कितना था 2.33 लाख करोड़ या फिर 4.03 लाख करोड़। ठीक है, इसके उपक्षेत्र है, उपक्षेत्र कौन कौन से हैं अगर उनकी अपन बात करते हैं उपक्षेत्रों की, तो उपक्षेत्रों में अपन देखते हैं सबसे पहले विनिर्माण, क्या देखते हैं विनिर्माण, फिर क्या देखते हैं निर्माण, फिर क्या देखते हैं खनन, उसके बाद अन्य। अन्य के अंदर अगर बात करते हैं तो विद्युत गैस आदि, विद्युत गैस एंड जलापूर्ति। इस प्रकार जैसे जीडीपी को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उसी प्रकार उद्योग को भी उपक्षेत्र है। वो कौन कौन से हैं विनिर्माण है, निर्माण है, खनन है, विद्युत गैस है, जलापूर्ति है। विनिर्माण की जो बात करते हैं वो लगभग 42.77% है। कितनी प्रतिशत हिस्सा कितना प्रतिशत हिस्सा है 2.27 है। निर्माण की अगर बात करते हैं तो 35.26% है, अर्थात 35.26% है। खनन की बात करते हैं तो खनन 11.99% है, और विद्युत एंड ये जो जलापूर्ति और अन्य है ये है 10.33% लगभग। कितने हैं 10.33%। इस प्रकार जो चीजें हैं यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर अपन बात करते हैं, रिवाइज करते हैं इस स्लाइड को, तो सबसे पहले अपन ने देखा, एक बार इसको देखो आप, उपक्षेत्र कौन कौन से, विनिर्माण 42.27%, निर्माण 33.26%, खनन 11.99%, विद्युत गैस जलापूर्ति अन्य 10.33%, सॉरी 33 नहीं है ये 48%। कितना है 48%। इस प्रकार जो चीजें हैं अगर इन चीजों को अपन जोड़ के याद करते हैं, अब स्टार्टिंग से देखते हैं अपन, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो उपक्षेत्र का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो अपन ने पिछली स्लाइड में देखा और अब देखा उसको, पहले अपन ने देखा जीडीपी, क्या देखा, फिर देखा अपन ने जीएसवीए। जीडीपी में अपन ने देखा कितना था स्थिर कीमतों पर तो 2.33 लाख करोड़,
और प्रचलित कीमतों पर 4.03 लाख करोड़। उसके बाद अगर अपन वृद्धि देखते हैं, जीएसवी में इसका हिस्सा देखते हैं तो कितना था, 29 पॉइंट लगभग 84%। और प्रचलित कीमतों पर कितना था, तो लगभग 28.21%। वही वृद्धि की बात करते हैं, ग्रोथ की अगर अपन बात करते हैं, वृद्धि की अगर अपन बात करते हैं तो वृद्धि कितनी हुई थी, 12.43% स्थिर कीमतों पर और 15.06% प्रचलित कीमतों पर। इस प्रकार अपन ने देखा उद्योग के जीडीपी में हिस्सा कितना है, टोटल जीडीपी कितनी है, तो उसके हिस्सा कितना है, 2.33 करोड़। और ये तो हो गया स्थिर कीमतों पर, ये हो गया प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, स्थिर कीमतों पर कितनी जीडीपी, 2.33 करोड़ उद्योग का हिस्सा है। उसके बाद प्रचलित 4.03%। जीएसवीए में हिस्सा कितना है, तो 29.84% और प्रचलित कीमतों पर 28.21%। उसके बाद वृद्धि कितनी हुई है, स्थिर कीमतों पर 12.43% और प्रचलित कीमतों पर कितनी हुई है, तो 15.06%। उसके बाद उद्योग को, ये तो उद्योग का योगदान हो गया जीडीपी में, उद्योग को भी किसमें बांटा गया है, उपक्षेत्रों में। उद्योग के जो उपक्षेत्र थे, उपक्षेत्र कितने थे, 4, लगभग अपन ने 4 उसमें बांट के देखा है। पहला कौन सा था, विनिर्माण। दूसरा कौन सा था, निर्माण। तीसरा कौन सा था, खनन। कौन सा था, खनन। और चौथा जो था अपने पास, वो था विद्युत, गैस एंड जलापूर्ति। इस प्रकार अगर अपन हिस्सा देखते हैं तो विद्युत एंड गैस का कितना था, 10.48%। खनन का कितना था, 11.99%। उसके बाद अगर बात करते हैं निर्माण का, तो इसका कितना था, 35.26%। और उसके बाद इसका कितना था, विनिर्माण का, तो 42.27%। सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई थी, तो विनिर्माण में। ये फैक्ट है और ये ध्यान रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण है कि बस। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो 90% बच्चों के गलत होते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। उद्योग कितना जीडीपी में, 2.33%। प्रचलित जीडीपी में कितना हिस्सा है, 2.33 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर 4.3 लाख करोड़। उसके बाद जीएसवीए में स्थिर कीमतों पर हिस्सा कितना, तो 29.84%। प्रचलित कीमतों पर कितना, 28.21%। उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है, तो 12.43%। स्थिर कीमतों पर 15.06%। प्रचलित कीमतों पर। उद्योग के उप क्षेत्र कितने, 4 कौन कौन से, विनिर्माण, निर्माण, खनन एंड विद्युत गैस है जलापूर्ति। विनिर्माण में 42.27%, निर्माण का 35.26%, खनन 11.99%, विद्युत गैस जलापूर्ति अन्य 10.48%। सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, विनिर्माण में। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। फैक्ट को बार बार देखो, लिख लिख के याद करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब अपने पास दूसरा जो टॉपिक आता है इसमें, वो आता है आईआईपी। इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। क्या है आगे वाला टॉपिक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये मासिक जारी होता है, अर्थात ये जो जारी किया जाता है मंथली जारी किया जाता है। उसके बाद इसका आधार वर्ष जारीकर्ता कौन है, तो इसका जारीकर्ता वो है CSO, सेंट्रल सांख्यिकी स्टैटिक ऑफिसर, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय अधिकारी है ना, उसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है ये। इसके बाद इसका जो आधार वर्ष है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है, आधार वर्ष। आधार वर्ष इसका 2011 और 12।
इसके भी किस किस सेक्टर में जारी किया जाता है, ये किस किस चीजों को आधार बना के जारी किया जाता है, तो वो 3 चीजें हैं। एक तो है विनिर्माण, एक है खनन, और एक है विद्युत। विनिर्माण, खनन एंड विद्युत। विनिर्माण की बात करें तो ये है 77, खनन की बात करें तो ये है 14, और विद्युत की बात करें तो ये है 08। देखो फैक्ट है और फैक्ट याद करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक जारी होता है, जारी कौन करता है, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय। उसके बाद आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आधार वर्ष, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 11 और 12। कितने क्षेत्रों में, विनिर्माण, खनन और विद्युत। विनिर्माण 77, खनन के 14 और विद्युत के 8। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो, अब एक चीज है, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है, 8 कोर इंडस्ट्रीज। एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। इसका अगर अपन लगभग योगदान देखें तो योगदान कुल भारांश 40.27%। कुल औद्योगिक क्षेत्र का, इनको 8 कोर इंडस्ट्रीज इसलिए बोलते हैं कि जितना औद्योगिक क्षेत्र है ये भारत के विषय में जारी होती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, भारत की। ठीक है ना, भारत की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनका भारांश कितना है, लगभग 40.27%। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक कौन सी है, तो इसमें जो सबसे टॉप पे आती है वो आती है रिफाइनरी उत्पाद। क्या आता है, रिफाइनरी उत्पाद। दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है इलेक्ट्रिक्स, विद्युत। तीसरे नंबर पे जो आती है वो आती है स्टील। क्या आता है, स्टील। चौथे नंबर पे आता है क्रूड ऑयल। क्या आता है, क्रूड ऑयल। पांचवें नंबर पे आता है कोयला। छठे नंबर पे इसमें आता है सीमेंट। सातवें नंबर पे इसमें आता है प्राकृतिक गैस। सातवें नंबर पे कौन सी गैस, प्राकृतिक गैस। और आठवें नंबर पे जो इसमें आता है वो है प्राकृतिक गैस के बाद उर्वरक। ठीक है, यहां से सीधा सीधा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 कोर, भारत की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर औद्योगिक क्षेत्र है, उनका भारांश कितना है, तो भारांश कितना है, भारांश लगभग 40.27%। अगर भारत के उद्योग को अपन पूरा 100 माने तो 100 में ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इनका कितना है, 40% योगदान है। उन 40 में भी बात करते हैं जो टॉप 3 है वो क्या है, रिफाइनरी, विद्युत एंड स्टील। अगर इसको अपन बात करें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, आर से किससे ज्यादा है, ई से, और ई किससे ज्यादा है, एस से। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिक्स एंड स्टील। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे वाले चौथे पांचवे की, तो इसको अपन सी एंड सी, ऑयल, कोयला और सीमेंट, और लास्ट वाले को एन, फिर एफ। लेकिन ये तो जरूर से याद कर लेना, RES से याद कर लो चाहिए इसको। ठीक है, रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत एंड स्टील। बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, एक बार बोलो। 8 कोर इंडस्ट्रीज, भारांश कितना है, 40.27%। भारत के विषय में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, भारत की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनकी बात कर रहे हैं, भारांश कितना है, 40.27%। इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, तो रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, स्टील, क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस एंड उर्वरक। सर्वाधिक भारांश रिफाइनरी का, फिर विद्युत का, फिर स्टील का, इसी क्रम में ये जमे हुए हैं। सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक किसका है, तो रिफाइनरी उत्पाद 8 कोर इंडस्ट्रीज में। और न्यूनतम किसका है,
न्यूनतम है उर्वरक का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब चलो, अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो देख, राजस्थान में निर्यात कब, वर्ष 2023-24 के आंकड़े कितना है, 83,704 करोड़। ये आंकड़ा याद रख लेना, एग्जाम में छपेगा। निर्यात कितना है, 83,700 करोड़। और ये ध्यान रखना, क्रमिक वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, क्रमिक वृद्धि, मतलब लगातार निर्यात में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब पिछले साल से ये बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। पिछले 5 सालों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। अब जो निर्यात की जो प्रमुख वस्तुएं हैं, अगर उनकी बात करते हैं अपन, तो सर्वाधिक जो निर्यात की वस्तुएं की जाती है वो है इंजीनियरिंग उत्पाद। कौन से उत्पाद है, इंजीनियरिंग उत्पाद। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं जवाहरात एंड आभूषण। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आती है वो है धातु। तीसरे नंबर पे क्या आती हैं, धातुएं। चौथे नंबर पे राजस्थान में निर्यात में जो आता है वो आता है कपड़ा। और 5वें नंबर पे जो आता है वो हस्तशिल्प उत्पाद। हस्तशिल्प उत्पाद। ठीक है। देखो, राजस्थान का निर्यात आंकड़ा 2023-24 का कितना है, 83,704 करोड़ रुपए। कितना है, 83,704 करोड़। क्रमिक वृद्धि देखने को मिलती है। इंजीनियरिंग उत्पाद सर्वाधिक, कितना होता है, सर्वाधिक। सर्वाधिक निर्यात कौन सी वस्तुओं का, तो इंजीनियरिंग उत्पाद। और ये जो टोटल मिला के 5 चीजें हैं, ये लगभग 65% हिस्सा रखती है। कितना परसेंट, 65% से भी ज्यादा हिस्सा रखती है अपने राजस्थान से निर्यात में। कितने का, 83,704 क्रमिक वृद्धि देखने को मिलती है। पिछले 5 साल से लगातार वृद्धि हो रही है। इंजीनियरिंग उत्पाद, जवाहरात एंड आभूषण, धातुएं, कपड़ा एंड हस्तशिल्प। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान में औद्योगिक जो नीतियां हैं वो देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, औद्योगिक नीतियां। क्या देख रहे हैं अपन अब, ठीक है। प्रथम जो औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 24 जून 1978। कब आई थी, जो फर्स्ट औद्योगिक नीति, 24 जून 1998। सेकेंड औद्योगिक नीति की अगर अपन बात करते हैं, इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1990 में, एंड ये लागू हुई थी 1991 में। क्या हुई थी, लागू। ठीक है। तीसरी जो औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 1994। उसके बाद चौथी जो औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 1998। उसके बाद 5वीं जो औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 2010। कब आई थी, 2010। छठी जो औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 2015। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। और 7वीं जो औद्योगिक नीति आई है वो आई है 2019। कब आई है, 2019। ठीक है। इसकी बात करते हैं 7वीं की, तो ये 1 जुलाई 2019 से क्या है, लागू है। ठीक है। 1 जुलाई 2019 से लागू है। अब जो 2015 वाली नीति आई थी, ये नीति आई थी किसके लिए, MSME, इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2015 में। और ये कब लागू हुई थी,
तो नवंबर 2015 को। ठीक है, इसके बाद में एमएसएमई के लिए कुछ किया गया क्या? तो एमएसएमई एक्ट आया है 2019 में। कब आया है? एमएसएमई एक्ट आया है 2019 को। कब आया है एमएसएमई एक्ट? 2019 को, जो कब से लागू हुआ? 17 जुलाई 2019 से क्या हुआ? ये लागू हो चुका था। देखो, पहली नीति आई थी 24 जून 1978 को। दूसरी नीति जो हुई थी, इसकी घोषणा हो गई थी कब? 1990 में, लेकिन लागू कब हुई थी? 1991 में। तीसरी नीति आई थी 1994 में, चौथी आई थी 1998 में, पांचवी आई थी 2010 में, छठी जो नीति आई थी 2015 में। ये नीति किसके लिए आई थी? एमएसएमई उद्योग के लिए। किसके लिए आई थी? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, उनके लिए आई थी ये। और नवंबर 2015 में इसको क्या किया गया था? लागू। अब सर एमएसएमई नीति आ गई, तो इसके लिए और भी कोई प्रयास किया गया? तो एमएसएमई एक्ट लाया गया कब? 2019। ये कब से लागू हुआ? तो 17 जुलाई 2019 से। और अभी जो नवीनतम अपन ने जस्ट पीछे पढ़ा है, एमएसएमई नीति 2022, नवीनतम नीति अभी इस उद्योग के लिए कौन सी आ रखी है, जिसकी तहत अपन ने इनकी परिभाषा भी देखी थी। ये कब लागू हुई थी? तो 17 सितंबर 2022 को। ठीक है, आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो, औद्योगिक नीतियां अब तक कितनी आ चुकी है? 7। कितनी आ चुकी है? 7। एमएसएमई की नीति प्रथम नीति कब आई थी? 2015 में। वर्तमान में कौन सी नीति है? 17 सितंबर 2022 से 2022 वाले एमएसएमई नीति 2022, जिसके ऊपर अपन पहले बात कर चुके हैं। इसमें विशेष प्रावधान किनके लिए दिया गया है? एमएसएमई नीति 2022 में इसके अंदर विशेष प्रावधान दिया गया है महिला, उसके अलावा एससी, एसटी एंड निःशक्त जन, इनके लिए क्या किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया है। कौन सी नीति में? तो एमएसएमई पॉलिसी 2022 में। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो नया टॉपिक अपन उद्योग में शुरू करने जा रहे हैं वो है केंद्र सरकार के उपक्रम। क्या देखने जा रहे हैं अपन? केंद्र सरकार के उपक्रम। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या देखने जा रहे हैं अपन? केंद्र सरकार के उपक्रम। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास पहला आता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या आता है पहला? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसकी जो स्थापना की गई थी, कहां पे की गई थी? देवारी में। कहां पे? देवारी, उदयपुर में। देवारी कहां पड़ता है? कब की गई थी? तो 1966 में। कब की गई थी? 1966 में। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो यहां से इसका मुख्य काम क्या है? तो सीसा, जस्ता व चांदी का क्या करती है? ये उत्पादन करती है। सीसा, जस्ता और चांदी का क्या करती है? ये उत्पादन करती है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी सल्फ्यूरिक अम्ल
जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। उत्पादन करने वाली कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो एक सेंटर है सीसा जस्ता वाला, देखो इसके 3 सेंटर, एक तो है जिंक स्मेल्टर, केंद्र, इसकी स्थापना कहां की गई है, इसके अंतर्गत ही देवारी में। और देवारी कहां पड़ता है अपने, उदयपुर में। दूसरा जो प्रमुख आता है वो आता है सीसा जस्ता। क्या आता है, सीसा जस्ता स्मेल्टर के अंदर। इसकी स्थापना कहां की गई है, तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। कहां पे, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक और है, वो है दरीबा स्मेल्टर के अंदर। और ये कहां पे है, राजसमंद में। कहां पे है, राजसमंद में। केंद्र सरकार के उपक्रम पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने पहला उपक्रम देखा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इस पर अपन पहले भी बात कर चुके हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1966 में देवारी उदयपुर में। सीसा जस्ता और चांदी का क्या करती है, उत्पादन करती है। उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने वाली। ठीक है, उसके बाद जिंक स्मेल्टर के अंदर कहां पे है, देवारी में। सीसा जस्ता स्मेल्टर के अंदर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। और दरीबा स्मेल्टर के अंदर कहां पे है, तो राजसमंद में। कहां पे है, राजसमंद में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर अपन देखते हैं अब, तो अपन ने पहले देखा हुआ था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है कहां पे की गई है, खेतड़ी। और खेतड़ी वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, तो नीम का थाना में। ये जस्ट अपन तांबा पढ़े थे, वहां पे भी मैंने आपको पढ़ाया था। कब की गई थी इसकी स्थापना, तो नवंबर 1967। उसके बाद में इसकी जो अपन ने बात, विशेष बात देखी थी कि इसके जो 3 सेंटर थे वो थे, एक तो था खेतड़ी कॉपर लिमिटेड, दूसरा था खोदरीबा कॉपर लिमिटेड, तीसरा था अपने चांदमारी कॉपर लिमिटेड। खेतड़ी कहां पे, जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, नीम का थाना। खोदरीबा कहां पे, खनिज में अपन ने पढ़ा था अलवर, खोदरीबा एंड भगोनी सेक्टर। और चांदमारी कहां पे, राजस्थान के झुंझुनू में। कहां पर है, झुंझुनू जिले में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तीसरा जो अपन देखते हैं वो देखते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HMT। कहां पे है, तो अजमेर में।
कहाँ पे है? स्थापना कब हुई थी? 1967 में। सहयोगी राष्ट्र कौन सा था? यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। वैसे ये बंद पड़ी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम है। सहयोगी राष्ट्र था इसका चेकोस्लोवाकिया। क्या था? चेकोस्लोवाकिया। यहाँ पे किसका निर्माण होता था? तो मशीन एंड घड़ियों का। जो एचएमटी की घड़ियां आती है वो यहीं पे निर्मित होती थी। इसके अलावा भारत में जो एचएमटी की टोटल कितनी शाखाएं हैं? तो टोटल 13 केंद्र। 13 केंद्र। टोटल कितने हैं? केंद्र या शाखा एचएमटी की। वर्तमान में ये क्या पड़ी है? बंद पड़ी है। ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स 1967 अजमेर। उसके अलावा अगर बात करते हैं सहयोगी राष्ट्र चेकोस्लोवाकिया, मशीन एंड घड़ियों का निर्माण होता था। भारत में एचएमटी की टोटल 13 ब्रांचें हैं और वर्तमान में ये क्या पड़ी है? बंद पड़ी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर अगर अपन देखते हैं तो आगे जो अपने पास आता है वो आता है सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कहां पे? तो जयपुर ग्रामीण। कहां पे स्थापना कब हुई थी? तो 1964। अगर डेट भी पूछे तो 13 सितंबर 1964। इसके अंदर केंद्र व राज्य की भागीदारी कितनी है? तो 60 एंड 40। इसकी सहायक जो कंपनी है वो कौन सी है? तो वो है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। साल्ट लिमिटेड। उसके अलावा 1966 में एक और केंद्र है, उसकी स्थापना हुई थी। वो था इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। ठीक है। वर्तमान में क्या है? बंद है। इसकी जो स्थापना है किसके सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 1964 में हुई थी, ध्यान रखना। कब हुई थी स्थापना? 1964 में। देखो, सांबर साल्ट लिमिटेड और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, दोनों की स्थापना 1964 में। केंद्र राज्य 60-40। साई कंपनी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 30 सितंबर 1964। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा वर्तमान में बंद है। बंद कब से है? तो 2017 से। कब से बंद है ये? 2017 से। ठीक है। और रूस के सहयोग से 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है मॉडर्न इंडिया बेकरीज लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। कहां पे? तो जयपुर में। कहां पे हुई थी? जयपुर में। इसका निर्माण क्या था? तो ब्रेड का निर्माण करना। ठीक है। वर्तमान में ये कंपनी बेच दी गई है। किसको? तो यूनिलीवर।
यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, उसको क्या कर दी गई है, ये बेच दी गई है। मॉडर्न इंडिया बेकरीज लिमिटेड कहाँ पे है, तो मॉडर्न, सॉरी ऐसे नहीं है, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड है, उल्टा लिख दिया मैंने, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 1965 में जयपुर में ब्रेड का निर्माण होता था, बेच दी गई है किसको, यूनिलीवर लिमिटेड को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। कब हुई थी स्थापना, 1978 में। कहां पे, तो जयपुर में। इसके अलावा एक और संस्थान है, उसकी अगर बात करते तो राजस्थान राज्य केमिकल एंड उर्वरक लिमिटेड। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, चंदेरिया। और चंदेरिया कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद अगर अपन इससे रिलेटेड कोई बात देखते हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि उत्तरी भारत का सर्वप्रथम जो डीएपी खाद आता है ना, डीएपी खाद का कारखाना यहीं स्थापित किया था, उत्पादन यहीं पर हुआ। ठीक है, देखो दो देखिए, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 1978 में जयपुर में, राजस्थान राज्य केमिकल एंड उर्वरक्स लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। उत्तरी भारत की सर्वप्रथम जो डीएपी का खाद का उत्पादन किया गया था वो राजस्थान राज्य केमिकल्स एंड उर्वरक्स लिमिटेड में किया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसको राजस्थान राज्य की जगह राष्ट्रीय भी बोलते हैं, अगर आप चाहो तो इसको राष्ट्रीय लिख लो, नेशनल, क्योंकि अपन सेंटर पढ़ रहे हैं ना, तो राजस्थान राज्य पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड उर्वरक लिमिटेड, ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड उर्वरक लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। उत्तरी भारत की सर्वप्रथम डीएपी का जो कारखाना वो यही लगाया गया था। देखो अब जो अपन देखने जा रहे हैं, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में। कब की गई थी, 1981 में। कहां पे की गई थी, तो कनकपुरा जयपुर में। कनकपुरा जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कहां की गई थी, कनकपुरा जयपुर में 1981 में। 1997 में इसे मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला था। कंपनी का क्या मिला था, दर्जा प्राप्त किया था इसको। ठीक है, प्रारंभ में ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा की सहायक कंपनी थी। लेकिन 2015 में इसको
स्वतंत्र केंद्र सरकार का उपकरण घोषित कर दिया गया था। ठीक है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड 1981, कनकपुरा जयपुर 1997 में मिनी रत्न का दर्जा। प्रारंभ में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा की सहायक कंपनी थी, बाद में 2015 में स्वतंत्र रूप से केंद्र सरकार का उपक्रम घोषित कर दिया गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपन एंड में केंद्र सरकार के उपक्रम हो गए। अब जो राजस्थान में उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग में अपन सबसे पहले चीनी उद्योग की बात कर लेते हैं, फिर आगे अपनी क्लास को अपन देखेंगे। किसकी? चीनी उद्योग की। अगर विश्व स्तर पे बात करते हैं तो विश्व में चीनी का कटोरा बोलते हैं, क्यूबागो। किसको बोलते हैं? क्यूबागो। चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? क्यूबागो। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जो चीजें हैं, उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो फर्स्ट स्थान आता है इसका ब्राजील का, सेकंड स्थान आता है अपने भारत का। ठीक है। चीनी उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। अगर भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य देखें तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर भारत देख लिया तो राजस्थान में देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन देखें तो वो होता है गंगानगर में। कहां पे होता है? गंगानगर। ठीक है। कहां पे होता है सर्वाधिक उत्पादन? गंगानगर में। देखो, चीनी का कटोरा किसको बोला? क्यूबागो। विश्व में सर्वाधिक चीनी ब्राजील, भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और ऐसे चीजें पढ़ने से जो चीजें हैं वो लंबे समय तक याद रहती है। जैसे अपन ने सबसे पहले कटोरा देख लिया क्यूबा का, फिर विश्व में ब्राजील, भारत का कौन सा? दूसरा। भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सर्वाधिक श्री गंगानगर। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन राजस्थान की चीनी मिलें देखते हैं। देखो, जो चीनी उद्योग है उसके लिए जो कच्चा माल है वो माना जाता है गन्ना एंड चुकंदर। क्या माना जाता है? गन्ना एंड चुकंदर। उसके बाद अगर बात करते हैं तो राजस्थान में चीनी की 4 मिलें हैं। कितनी मिलें हैं? 4। ठीक है। पहली मिल की अगर अपन बात करते हैं तो वो है मेवाड़ शुगर मिल। कौन सी है पहली? मेवाड़ शुगर मिल्स। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1932 में। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ये कहां पे है? भोपाल सागर। कहां पे है? भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है निजी सेक्टर की। कौन से सेक्टर की है? तो निजी सेक्टर की। निजी सेक्टर की प्रथम। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सेकंड चीनी मिल की, तो सेकंड है गंगानगर शुगर मिल। स्थापना कब हुई थी? 1937 में। सार्वजनिक क्षेत्र की, इसका सार्वजनिकरण कब किया गया था?
तो 1956 में, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल। क्षेत्र की क्या है? प्रथम चीनी मिल है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इसके द्वारा कुछ मुख्य चीजों का उत्पादन किया जाता है। एक तो है देसी शराब, देसी शराब, ठीक है। दूसरा जो उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है वो है हेरिटेज लीकर, हेरिटेज लीकर। इसका उत्पादन कहां पे होता है? तो जयपुर में। और इसी की एक ब्रांच है, उसका नाम है हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री। क्या है? ग्लास। और ये कहां पे है? तो ये है धौलपुर में, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो तीसरी जो चीनी मिल थी वो थी केशोरायपाटन शुगर मिल। बूंदी शुगर मिल भी बोल सकते हैं, केशोरायपाटन शुगर मिल भी बोल सकते हैं। इसकी स्थापना कब की थी? 1965 में। उसके बाद चौथी जो शुगर मिल थी वो थी उदयपुर शुगर मिल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में। इस प्रकार राजस्थान में जो चार प्रमुख ये जो चीनी मिलें थी, पहली कौन सी थी? मेवाड़ शुगर मिल्स, जो निजी सेक्टर की थी। 1932 में इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई थी। दूसरी गंगानगर शुगर मिल्स थी, जो 1937 में। सार्वजनिकरण कब किया गया था? 1956 में था। 1956 में सार्वजनिक सेक्टर की प्रथम मिल थी जो केशोरायपाटन बूंदी वाली थी, ये सहकारी सेक्टर की प्रथम थी। सहकारी सेक्टर की प्रथम। और उदयपुर शुगर मिल्स की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। आई होप आज की जो क्लास है ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी और आने वाले एग्जाम में 100% यहाँ से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर उठ के आएगा। इसलिए इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।